हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में कैपेसिटर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्विच बदल दें तो कैसे हीट डेवलप होती है, या सर्किट में ही कैपेसिटर के साथ हीट डेवलप होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उस पर हमने कुछ इलस्ट्रेशन आपके सामने प्रेजेंट किए थे। कुछ बच्चों ने लगातार 2-3 दिन से लगातार मैसेज डाले हैं कि हमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस कर दें। हालांकि वो टॉपिक में हमेशा करंट को टीच करने के बाद ही करता हूं, पर हो सकता है उन बच्चों को आने वाले किसी एग्जाम में इम्पोर्टेंस दिख रहा हो। हालांकि आईआईटी एडवांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही शायद बच्चों ने किया होगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, किस पे बात कर रहा हूं? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। कैपेसिटर को रजिस्टर के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे चार्ज करते हैं, इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब भी आपको टॉपिक कराया जाएगा तो उसमें ये बताया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताया जाएगा? करंट स्टडी स्टेट करंट भी होती है और वेराइंग करंट भी होती है। स्टडी स्टेट करंट का मतलब होता है करंट टाइम के साथ वेरी नहीं करती। वेराइंग करंट का मतलब होता है करंट टाइम के साथ वेरी करती है। ठीक है, अब सवाल आएगा कि ये जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक वास्तव में इस करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का कंबाइंड टर्म है। इसमें ये देखा जाएगा कि करंट वेराइंग होगी जब भी कैपेसिटर को किसी रजिस्टर के साथ या इंडक्टर को किसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, या इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा करंट वेराइंग होती है। करंट वेराइंग होने का मतलब करंट टाइम के साथ वेरी करेगी, या तो करंट का वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगा या करंट की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होगी। एक और बात है कि वेराइंग करंट का मतलब ये नहीं होता कि करंट सडनली मैक्सिमम हो जाए और सडनली मिनिमम। करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे थे हम, किसके थ्रू चार्ज कर रहे थे? थ्रू रेजिस्टेंस। पहले भी लिखा था, वो मिट गया है, थ्रू रेजिस्टेंस। तो जब कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज करेंगे तो हमने क्या बताया कि करंट यहां पे कैसी होगी? कैपेसिटर को जब रेजिस्टर के थ्रू चार्ज करेंगे तो करंट वेराइंग होगी। वेराइंग करंट का मतलब सिंपल सी बात है, करंट टाइम के साथ वेरी करेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कैपेसिटर ले रहे हैं। ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया, इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ये आपका रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जिसका कैपेसिटेंस C है। इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इस बैटरी का कुछ EMF है। ये आपका एक स्विच डाल दिया। स्विच का कनेक्शन अगर हम, ये स्विच है, इस स्विच का कनेक्शन A से कर देंगे तो बैटरी सर्किट में कनेक्ट हो जाएगी। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। और स्विच का कनेक्शन अगर हम B से कर देंगे तो बैटरी सर्किट में डिस्कनेक्ट होगी। ये आइडियल बैटरी है। आइडियल जरूरी नहीं कि आइडियल ही लें, मैंने आइडियल ले ली ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो इस आइडियल बैटरी का EMF ही, आइडियल बैटरी का सिंपल मीनिंग होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, उसको बोलते हैं आइडियल बैटरी। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। A का कनेक्शन हमने बैटरी से कर दिया। ये स्विच हमने किससे कनेक्ट कर दिया? S मींस स्विच है, A से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी से कनेक्ट होगा। अब इस बैटरी के थ्रू ऐसा करंट जाएगा, तो
इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, आई आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्यू बाई सी। तो किरचॉफ हम सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, तो आई आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्यू बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू ई। चूंकि हमने कहा करंट बेराइंग है, तो बेराइंग करंट का मतलब आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ई सी माइनस क्यू बाय आर भी इधर ले गए तो आर सी हो गया। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आई की जगह डी क्यू बाई डी टी लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है, टर्म अरेंज कर लिए। तो डी क्यू ओवर ई सी माइनस क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर सी डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, माइनस के लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू। इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 बाई आर सी तो बाहर था, और डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आ जाएगा इंटू टी प्लस ए इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जनरली हमारी आदत है कि हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, पर यहाँ सी से नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे सी से? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी से ना लिखने के पीछे कि कैपेसिटर की कैपेसिटी भी सी है, तो कहीं दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए यहाँ ए बीइंग इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। इसको इक्वेशन चाहें तो फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन अप्लाई किया तो बताओ t इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 करोगे हाँ, तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, तो एट t इक्वल टू 0 बताओ क्या होगा। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज 0 का, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर q 0 हो जाएगा, ये q लिखा था यहाँ पे, को दिख रहा होगा, ये q लिखा था इंटीग्रेशन करने के बाद। तो अगर t 0 करोगे तो q 0 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के लॉग ई सी इक्वल टू ए आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। वी हैव कुछ नहीं किया, इक्वेशन सेकंड से ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। फर्स्ट में पुट करी तो बताओ कितना आ गया यहाँ पे, माइनस के लॉग ई सी माइनस क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के टी वाई आर सी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था माइनस के लॉग ई सी। माइनस साइन से मल्टीप्लाइड कर दिया और टर्म अरेंज कर दिया। टी वाई आर सी प्लस में था, यहाँ पे ध्यान रखें, टी वाई आर सी प्लस में था, टी वाई आर सी माइनस साइन से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, ई सी माइनस क्यू बाई ई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के टी बाई आर सी। माइनस साइन से मल्टीप्लाइड किया, लॉग के टर्म अरेंज करें, लॉग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ई सी माइनस क्यू इक्वल टू ये ई की पावर टी वाई आर सी, ई सी मल्टीप्लाइड आ जाएगा, ई सी
ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, एक्सपोनेंशियल का टर्म आ जाएगा, लॉग का जो बेस था। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आ जाएगा। कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर, वेयर Q नॉट इक्वल टू ई सी, वेयर Q नॉट इक्वल टू ई सी। ये कहलाता है स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। इस इक्वेशन को थर्ड लिख दिया। यहाँ इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग। इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट charge on the capacitor at any instant t during चार्जिंग की ड्यूरेशन। और ये भी पता चल गया कि यहाँ चार्ज कैपेसिटर पर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इट इज obvious that charge increases on the capacitor, charge increases exponentially with time t, टाइम t के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, अब करंट की जहां तक वैल्यू है तो करंट निकालोगे तो क्या आएगा, इस पे कुछ केस करके देखते फिर करंट निकालते। केस फर्स्ट, इनिशियली का मतलब समझते, स्टार्ट, ऐसा भी लिख सकते t टेंड्स टुवर्ड 0। तो अगर t टेंड्स टुवर्ड 0 करोगे तो बताओ Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q नॉट 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 यानी शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो। कैपेसिटर पे चार्ज 0 होने का मतलब है कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 0 होगा, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर होगा IR, सो करंट मैक्सिमम होगा। I की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। तो स्टडी कैपेसिटर के जब कभी आप लोग स्टडी करते हो रजिस्टर के साथ तो आप हमेशा मानते हैं कि कैपेसिटर हमेशा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी के लिए, लेकिन यहाँ कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा, 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। कैसे, अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो आपने क्या देखा था, Q/C प्लस IR इक्वल टू E, या E इक्वल टू देखोगे तो कितना लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिखोगे तो क्या आएगा, E डिवाइडेड बाय R प्लस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस अगर लिख दें RC, ये आएगा, ये आ रहा E बाई आर। E बाई आर आने का मतलब हो गया RC की वैल्यू कितने हो गई, 0। यानी डीसी सोर्स के लिए कैपेसिटर इनिशियली चार्जिंग के ड्यूरिंग 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को इस बात का आइडिया नहीं होता है, वो हमेशा डीसी सोर्स के लिए कैपेसिटर हमेशा ये मान के चलते कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो गलत है। आपने देखा कि कैपेसिटर डीसी के लिए कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इनिशियली, 1 सेकेंड, फाइनली, जिसको स्टडी स्टेट बोलते हैं, स्टडी स्टेट, या कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो रहा है। तो अगर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है और लिख सकते हैं
टी टेंस टुवर्ड इन्फिनिटी। तो बताओ कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता तो कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, यानी कैपेसिटर पर चार्ज टाइम के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा। इस समय करंट कितना होगा, इस समय अगर करंट की बात करी जाए तो इस समय करंट कितना होगा, इस समय करंट की वैल्यू I की वैल्यू आ जाएगी कितना, E डिवाइडेड बाय R प्लस RC, और करंट की वैल्यू आ रही 0। करंट की वैल्यू क्या आ रही, 0। कैसे पता चला करंट की वैल्यू 0 आ रही, देखो फर्स्ट इक्वेशन से Q बाई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई था, Q EC के बराबर हो गया था, Q EC बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू ई, सो आई आर इक्वल टू 0, सो आर 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब आई 0 हो। आई 0 होने का मतलब है दैट इज कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना कि कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये बात ट्रू है। लेकिन ये कब ट्रू है, चार्जिंग के ड्यूरिंग, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, स्टडी स्टेट में होता है और टी टेंस टू इन्फिनिटी होता है और बड़ी लॉन्ग टाइम लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है, तब आपका कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करे। कुछ मेंशन ना किया जाए एग्जाम में तो फिर आप ये मानते हैं कि स्टडी स्टेट में है, और उस समय आप मान के चलते हैं कि कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। केस थर्ड, आपने देखा है कि आरसी की डायमेंशन टाइम के बराबर है यूनिट एंड डायमेंशन के फॉर्मूले से। सो Q इक्वल टू कितना हो गया, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, Q नॉट 1 माइनस ई की वैल्यू होती है 2.718। आपको पता है मैथमेटिक्स में 2 और 3 के बीच में होती है। इसको सॉल्व किया सो Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 0.632। ये आपका कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहलाता है चार्जिंग के ड्यूरिंग। तो चार्जिंग के ड्यूरिंग कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस समय कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज का कितना होता है, 0.632 टाइम होता है। ये कहलाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। मैं लिखे दे रहा हूं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट चार्जिंग के ड्यूरिंग वो टाइम है जिस समय कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 63.2% होता है। इज इट क्लियर? अब हम निकाल रहे हैं करंट की बात, जिसको रेट ऑफ राइज ऑफ करंट कह सकते हैं, रेट ऑफ राइज ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। करंट की बात करोगे तो आपको पता है करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टडी स्टेट करंट है। तो I इक्वल टू होगा यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी। तो चार्जिंग का जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाला था उसको टाइम के साथ हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। किसके साथ डिफ्रेंशिएट किया? सो I इक्वल टू हो गया डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी, और Q कितना है आपका, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको डिफ्रेंशिएट किया सो कितना आ गया बताओ, Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी ओवर आर सी। इससे ये पता चल गया कि करंट या रेट ऑफ राइज ऑफ चार्ज, जिसको डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, रेट ऑफ राइज ऑफ चार्ज या करंट टाइम के साथ टाइम कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, Q नॉट को EC लिख सकते हैं, C से C कट जाएगा तो I को ऐसा भी लिख सकते हैं, E बाई आर, E की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आ गया। अब देख लो यहां से भी पता चल जाएगा, इनिशियली क्या t इक्वल टू 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगा और फाइनली करंट 0 होगा। यहां से भी पता चल रहा है। ठीक है, इसको हम ग्राफिकल टर्म में बात करें तो क्या कह सकते हैं? ग्राफिकल टर्म में बात करें तो पहले हम चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? चार्ज का। चार्ज का अगर हम टाइम के साथ ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा?
एक चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ आएगा, एक चार्जिंग की ड्यूरिंग करंट का टाइम के साथ आएगा। आप चाहो तो BC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वर्सेस टाइम भी आएगा, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वर्सेस टाइम भी आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ बनेगा तो कैसा आएगा, यहाँ टाइम लिखूंगा, यहाँ करंट का टाइम के साथ ग्राफ बना रहा हूं, यहां पर BC का टाइम के साथ, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वर्सेस टाइम आ गया, यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वर्सेस टाइम आ गया। तो देखो क्या आ जाएगा, अगर चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा। चार्ज आपने देखा था t = 0 पर 0 था और कैपेसिटर पर चार्ज टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दिया जाएगा। कहाँ पे कट करेगा, इन्फिनिटी पे कट करेगा। इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं, सो ये आ जाएगा, ये मैक्सिमम चार्ज है। ये कहाँ पे कट करेगा, इन्फिनिटी, ये मैक्सिमम चार्ज। यहाँ पे कहीं 63% होगा तो ये टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q0, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.632 ऑफ Q0, और इतना जो टाइम आएगा इसको बोलोगे टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट, जिसको बोलेंगे RC। इतना टाइम आपका टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट होगा। जिस समय ये चार्जिंग का ग्राफ, सारे ग्राफ चार्जिंग के बना रहे हैं। करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा, करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो करंट टाइम के साथ चार्जिंग की ड्यूरेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, वो भी इन्फिनिटी पे जाके कट जाएगा। यहाँ करंट मैक्सिमम होगा जिसको E/R कह सकते हैं, ये मैक्सिमम करंट होगा E/R। अगर BC का टाइम के साथ बनाए तो BC का सिंपल मीनिंग है, BC माने Q/C, और BR मीन्स IR। तो BC का वही होगा जो Q का होगा, तो चार्ज का जो टाइम के साथ आएगा वही BC का आएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज EC हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज E हो जाएगा। सॉरी, C नहीं लिखना था, E लिखना था अकेला। चलिए, ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। और आपका अगर BR का टाइम के साथ बनाएंगे तो I जैसा ग्राफ आएगा, तो दिया जाएगा, ये भी इन्फिनिटी पे कटेगा, ये आ जाएगा, ये भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो ये करंट का चार्जिंग के ड्यूरिंग चार्ज का टाइम के साथ, करंट का जिसको रेट ऑफ राइज ऑफ चार्ज कह सकते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, Q की वैल्यू आपको पता है, C डिवाइडेड कर दिया, I की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया, R से डिवाइड कर दिया। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि वो टाइम बताएं जिस समय BC और BR इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, चार्जिंग के ड्यूरिंग क्या पूछ लेंगे कि VC = BR एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। BC/BR का यूजुअल मीनिंग है, आपको समझ में आ रहा होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। थ्रो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने अभी BC निकाला, BC = BR कर दिया, ये क्वेश्चन में दिया है। BC का वैल्यू होगी
क्यू नॉट बाय सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये होता आई आर। आर तो जो कहते हो, आई की वैल्यू आपने निकाली थी कितना, ई बाई आर, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू को ई सी लिख सकते हैं, क्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई सी। तो देखो यहां से सी से कट गया तो ई आ जाएगा, ई से ई कट जाएगा, कुछ टर्म कट रहे हैं ना। देखो जी क्या आ गया, कैपेसिटर के इसको लिख सकते ई सी, सी से सी कट गया तो ई आ गया, आर से जे आर कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो 2 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये टर्म इधर लेगा। एज इक्वल टू क्या हो गया, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू 1/2। ई की पावर टी बाई आर सी प्लस में कर दिया, ये 2 हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, सो टी बाई आर सी इक्वल टू log 2 हो गया। सो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर सी log 2, जिसको आप log 2 को 0.632 भी कह सकते हैं, 10 के बेस पे कन्वर्ट करके ये आ जाएगा। ठीक है, एक आध इस पे एग्जाम्पल रख रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ चार्जिंग की बात करी है, स्टूडेंट ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कहा था, मैं दोनों करे दे रहा हूँ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ कर लेता हूँ, कुछ आप लोग खुद से करना और या आप बताना कि कैसे क्वेश्चन है, उस पर डाल देना हमारे, तो मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ बैटरी का कुछ ईएमएफ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये स्विच है यहाँ पे। ठीक है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कर दे रहा हूँ R, ये रजिस्टर ले लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस R कर दे रहा हूँ, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, ये कोई एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, यहाँ रेजिस्टेंस R1 करे दे रहा हूँ, एक और करे दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस और डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ डाल दिया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने लिख दी R2 है। अब आपको निकालना चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए। अब देखो स्टडी स्टेट में देखेंगे तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ करंट कुछ इस ब्रांच में जाएगा, कुछ इस ब्रांच में, पर इसमें नहीं जाएगा। तो कभी कभी यहाँ एक अमीटर डाल दूं तो मैं अमीटर की रीडिंग पूछूं तो आप बता दोगे 0 होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछोगे R1 के अक्रॉस तो वो भी 0 होगा। ठीक है, तो मैं कई पार्ट बना ले रहा हूँ। चार्ज ऑन द स्टडी स्टेट पूछा गया, दूसरा पूछा हूँ रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ आइडियल अमीटर। ये ऐसे बनाता जा रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है,
ये आइडियल वोल्ट मीटर है, इसकी रीडिंग पूछ ले। रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। अब देखो, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा और अमीटर की रीडिंग भी जीरो होगा। दो क्वेश्चन तो बिना सॉल्व करे सॉल्व होगा। रीडिंग ऑफ अमीटर कितना हो गया? रीडिंग ऑफ अमीटर आपको पता चल गया जीरो है। क्यों जीरो हो गया रीडिंग ऑफ अमीटर? इस ब्रांच में करंट जीरो आ रहा। क्यों जीरो आ रहा? क्योंकि कैपेसिटर स्टडी स्टेट में एक फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, रीडिंग ऑफ अमीटर जीरो आ रहा। रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जिसके अक्रॉस जुड़ा वो ध्यान से देखना। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर R1 के अक्रॉस जुड़ा था तो वो भी जीरो आएगा, क्योंकि I इंटू R1 करोगे, I जीरो है सो ये भी जीरो हो जाएगा। अब आप निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू IR2 आएगा। I तो कितना हो जाएगा? E डिवाइडेड बाय R2 प्लस R इंटू R2। ये आ गया। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो E बाई R2 अकेला लिखते थे या E बाई R लिखते थे, तो उस समय स्मॉल r जीरो होता था। अब जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC इक्वल टू कितना आ जाएगा? जो इस पे वोल्टेज था वही आ जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे BC आएगा और B R1 के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, वो B के बराबर होगा, B R2 के बराबर पैरेलल में है। लेकिन B R1 जीरो है तो BC B R2 के बराबर हो जाएगा। B R2 मानी B के बराबर हो जाएगा। सो BC इक्वल टू होगा E R2 ओवर R2 प्लस R। सो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? BC इंटू C आ जाएगा। BC आया था कितना? E R2 ओवर R2 प्लस R इंटू C आ गया। आप सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो स्टडी स्टेट में रेजिस्टेंस चार्ज आता था वो EC आता था। यहाँ भी स्मॉल r जीरो कर दो तो EC आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सिंपल वे से कर सकते हैं। नोट करके क्या निकल के कंक्लूजन आया कि इनिशियली चार्जिंग के ड्यूरिंग कैपेसिटर DC के लिए जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और फाइनली कैपेसिटर DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर। नोट करके ये निकल के आया कि इनिशियली कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा चार्जिंग के ड्यूरिंग। इनिशियली कैपेसिटर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस फॉर DC source and finally infinite resistance. Finite resistance for DC source। ये सारी बात है ड्यूरिंग चार्जिंग। किसकी बात है ये? ड्यूरिंग चार्जिंग। कई और क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मुझे चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों करना था तो आज चार्जिंग ही रहने दूं या डिस्चार्जिंग भी कर दूं? डिस्चार्जिंग भी कर लेता हूं। discharging of capacitor through resistance। कैपेसिटर को
रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर। वही आपका सर्किट है, बैटरी आइडियल या नॉन आइडियल कुछ भी कर लें। ये आपका रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। इसके साथ नॉन आइडियल आइडियल जो भी बैटरी कनेक्ट करना है वो बैटरी कनेक्ट कर ली। ये स्विच है, इसका कनेक्शन पहले A से किया तो बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई, और जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई तो इसका कनेक्शन A से हटा के B से कर दिया, तो कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। पहले तो कनेक्शन किससे किया था, A से, फिर इसका कनेक्शन B से कर दिया। ये तो 2VK है, तो अब कितना आ जाएगा बताओ। इसके अक्रॉस वोल्टेज IR, इसके अक्रॉस QIC इक्वल टू 0। 0 क्यों कर दिया, बिकॉज बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट। इसको पैसिव सर्किट कहते हैं, जिसमें बैटरी कनेक्ट ना हो उसको पैसिव कहते हैं। Q को क्या लिखते हैं बताओ, I को क्या लिखोगे, dQ/dt, तो R dQ/dt प्लस QC था तो वो QC इधर आ गया। dQ/Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 1/RC dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कितना आ गया, log ऑफ Q इक्वल टू माइनस के T/RC प्लस B। B इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर B है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, नेक्स्ट क्लास पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर देंगे। थोड़ा सा बेटा काफ़ी दिन से कनेक्शन टूटा हुआ है, उसका रीज़न है, मैंने बताया था पहली क्लास जब स्टार्ट करी थी कि मेरा अभी मन नहीं लग रहा था, और चूँकि लगातार स्टूडेंट का और इनका, हालांकि बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, आपको दिख ही रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, पर जो भी हैं वो हमें मानते हैं और चाहते भी हैं, तो उनका लगातार मैसेज आता रहता है। तो फिर मैंने आज, और उन्होंने कहा कम से कम चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात हो जाती तो वो थोड़ा हमारे कंपटीशन में काम आता, तो मैं वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग अभी करे दे रहा हूँ। उस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, या आप लोग जो क्वेश्चन डालोगे वो करूँगा। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, सो एट T इक्वल टू 0, Q इक्वल टू Q0, क्योंकि कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज था तो वो डिस्चार्ज हो रहा था, तो Q इक्वल टू Q0। सो बताओ Q इक्वल टू कितना, इनिशियल कंडीशन डालें। सो मुझे अब की बार थोड़ा पीछे का पेज देखना पड़ेगा। T इक्वल टू 0 करोगे तो ये Q0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ Q0, T 0 करोगे सो 0/RC प्लस B, सो B की वैल्यू आ गई log ऑफ Q0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो बताओ कितना आएगा, तो log Q इक्वल टू माइनस के T/RC प्लस log Q0। सो Q इक्वल टू कितना हो गया, Q0 e की पावर माइनस T/RC। ये आपका डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, किस पे आ गया, कैपेसिटर पे चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। इसको इक्वेशन थर्ड लिख दें, तो ये इक्वेशन थर्ड क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एट एनी इंस्टेंट T। ये इक्वेशन थर्ड है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख दें एक बार, इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर
at any instant t during डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग ये होता है। इस पे भी केस कर दें। केस फर्स्ट एट t इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा, q नॉट e की पावर 0 यानी q नॉट। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा तो इनिशियली करंट भी क्या होगा, निकाल सकते हैं करंट भी। केस सेकंड फाइनली करोगे तो t टेंस टूवर्ड इंफिनिटी, t टेंस टूवर्ड इंफिनिटी सही नहीं बना, फिर से बना दूं, t टेंस टूवर्ड इंफिनिटी करूंगा तो q इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस इंफिनिटी, की पावर इंफिनिटी 0 होता तो 0 आ गया। ठीक है, करंट निकाल लें या टाइम कांस्टेंट निकाल लें डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग। सो q इक्वल टू आ जाएगा q नॉट e की पावर -1 q नॉट बाई e की वैल्यू होती है 2.718, ये 0.368 ऑफ q नॉट आ जाएगा। ये डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग टाइम कांस्टेंट आ गया। करंट निकालोगे तो करंट कितना आ जाएगा, केस 4 लिख दें इसको, केस 4 I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करोगे सो क्यू नॉट बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू नॉट की वैल्यू रखोगे तो ई सी होता, तो ई सी बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। I इक्वल टू आ जाएगा E बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर। इसी तरीके से आपका माइनस साइन भी आ गया, इसको ये करंट आ गया। इसी तरीके से आपके 4 ग्राफ फिर बनेंगे। कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं, चार्ज का टाइम के साथ, करंट का टाइम के साथ, वोल्टेज का टाइम के साथ। तो ये 4 ग्राफ फिर से बन जाएंगे। करंट का टाइम के साथ बन सकता है, चार्ज का टाइम के साथ। मैं ये 4 ग्राफ और बना देता हूं। ये चार्ज का टाइम के साथ है, ये करंट का टाइम के साथ है, ये आपका BC का टाइम के साथ है, ये BR का टाइम के साथ है। ऐसे ये 4 ग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये टाइम के साथ बना है चार्ज का। तो बताओ, चार्ज टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था और आपने देखा था 0 पर मैक्सिमम था और इन्फिनिटी पे 0 हो गया, और यहाँ कहीं आ गया था 0.368 ऑफ क्यू नॉट। इतना टाइम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस होगा। अगर करंट का टाइम के साथ बनाए तो, चूंकि करंट में माइनस साइन आया था तो करंट का टाइम के साथ ऐसा है, माइनस से शुरू होगा। BC का टाइम के साथ बनाए तो कैसा है, BC इक्वल टू क्यू बाई सी, तो ऐसे ही आ जाएगा, जो कि डिस्चार्जिंग का चार्ज का बस यहाँ E आ जाएगा। BR का टाइम के साथ बनाए तो, BR का टाइम के साथ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये सारे डिस्चार्जिंग के ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में करता हूँ।
मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ये कुछ पीरियड ऐसा निकला जहाँ पे बहुत मेंटल स्ट्रेस रहा, अभी भी उस चीज़ से गुजर रहा हूँ। फिर लगातार चूँकि जब बात होती है तो जो भी स्टूडेंट इसको रेगुलर देखते हो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इसको अपना कमेंट्स भी दें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसके तरफ इंक्लिनेशन भी बढ़ जाता है, इसका भी थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। पर मैं अपना काम अब कुछ कुछ करूँगा जैसा कि मैं सोचता हूँ हमेशा।